तो देखिए, अभी हम लोग एडवांस चीज़ों को जानने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे कि कंप्यूटर के बारे में क्या कहानियाँ हैं, कैसे शुरुआत हुई कंप्यूटर की। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, अभी हम लोग कंप्यूटर का अगर आपसे कोई डेफ़िनिशन पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर करंट पास होता है, उसी की मदद से आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। और कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, जैसे कि आपको गाना प्ले करना है, तो आप माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है? तो उसको इनपुट देना बोलते हैं। और वो कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करके हमको आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब रिज़ल्ट। जैसे कि हमको गाना सुनना है तो कीबोर्ड या माउस से एंटर प्रेस करते हैं या फिर टैप करते हैं, तो वो चीज़ें हमको प्ले होके मिलती है, तो उसी को आउटपुट आउटपुट बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए, कंप्यूटर को ऐसा माना जाता है, ठीक है? कि कंप्यूटर का सबसे पहले 1820 के आसपास चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया था। लेकिन ये आधी सच्चाई है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी अगर आपसे हम सवाल करें कि पहले ज़माने में, आज से बहुत साल पहले, काउंटिंग के लिए लोग क्या यूज़ करते होंगे? तो आपको अंदाज़ा लगाएँगे तो आपको पता चलेगा कि लोग पत्थरों का यूज़ करते होंगे, अपने हाथ की उँगलियों का यूज़ करते होंगे, ठीक है? अ ये सारी चीज़ें लोग यूज़ करते थे, क्योंकि पहले ऐसा डिवाइस कोई नहीं था जिसकी मदद से वो कुछ कर पाते, ठीक है? तो इसलिए वो हाथ का अपना उँगलियों का सहारा लेते थे या पत्थरों, हड्डियों, ये सारी चीज़ें का वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है? तो आपसे सवाल कभी पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि कंप्यूटर के इन्वेंशन से बहुत साल पहले ये हम लोग चर्चा कर लिए कि ये दोनों चीज़ों का लोग यूज़ करते थे। साथ-साथ अलग-अलग देश, अलग-अलग डिवाइसों का यूज़ करते थे, कंप्यूटर के डिस्कवर होने से पहले, ठीक है? अब वो डिवाइसेज़ क्या थी जिसकी मदद से वो काउंट करते थे, तो सबसे पहले एक टूल है, एबेकस नाम है, कुछ इस तरह का होता है, जो कि चाइना द्वारा फर्स्ट टाइम बनाया गया था, ठीक है? और इसकी मदद से काउंट कर पाते थे। देखिए, ये एक इस तरह का टूल था जैसे कि लकड़ी का बना हुआ है जिसमें रॉड लगा हुआ है, उसमें अंदर सेल लगे हुए हैं, गोलियाँ हैं, ठीक है? अलग-अलग हर में 10 है, ठीक है? हर में 10 है। तो इसके सहारे एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आज भी छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? 1 2 3 सिखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो शुरुआत में हमारे पास कैलकुलेशन के लिए ये एक टूल था। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि कंप्यूटर अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, कंप्यूटर का मतलब जो होता है ना वो काउंट करना होता है। कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में काउंट करना या गणना करना को ही कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है? ऐसा आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। ठीक है? इसीलिए इसको संगणक कहा गया है हिंदी के अंदर, ठीक है? तो हम लोग समझ गए कि एबेकस एक टूल था जिसकी मदद से सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लोग करते थे। आज भी उँगलियों के सहारे बहुत सारे लोग छोटे-छोटे बच्चे जब इसको जब उनको कैलकुलेशन करना होता है 2 + 2 तो इस तरह 4 अपने उँगलियों पे करते हैं, ठीक है? बचपन में सिक्कों से करते थे। बहुत सारे चीज़ें अलग-अलग घरों में अलग-अलग काउंटिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते थे। तो उसी तरह का ये एक टूल है जो कि डिजिट को रिप्रेजेंट करता था। इसके अंदर ये जो है ना ये सब जैसे कि एक गोली है तो ये 1 डिजिट का, 2 गोली है तो ये 2 डिजिट का रिप्रेजेंट करता था। इस तरह से ये काउंटिंग के लिए चाइना में शुरुआत में यूज़ हुआ था और ऐसा आज भी पता नहीं कि अलग-अलग देशों में लोग अलग-अलग चीज़ें क्या-क्या यूज़ करते थे, ठीक है?
ठीक है, हम बेसिक ओवरव्यू दे दिए हैं कि ये चीज़ें यूज़ होती थी। और एबेकस जो है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये था कि इसको ब्लाइंड लोग भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि इसमें ये जो सेल है इसको फ़ील किया जा सकता था। इसको टच करके ब्लाइंड लोग भी इसको नंबर को फ़ील कर सकते हैं। तो इस तरह से एबेकस का यूज़ किया जाता था। आज की ये बात नहीं है, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि ये 2300 से 2500 ईसा पूर्व बीसी पहले इसका लोग यूज़ करते थे, ठीक है? तो ये एबेकस की बात थी। उसके बाद एबेकस के बाद, ठीक है? एबेकस के बाद एक पास्कल नाम का साइंटिस्ट है जिनका नाम बेल्सिस पास्कल था। वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए, कुछ इस तरह का, देखिए कुछ इस तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए। और वो डेट है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, 6045 के आसपास, ठीक है? इस तरह के बनाए, जो कि वो अपने पिता उनके पिताजी जो है ना, वो टैक्स में टैक्स से संबंधित काम करते थे। तो पिताजी की हेल्प के लिए, उनके टैक्स कैलकुलेशन में उनका हेल्प हो, वो 18 वर्ष की एज में ही वो बनाए थे वो। और वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है? तो इस तरह के वो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए, जिसकी मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बेसिक सारा कैलकुलेशन हो पाता था, ठीक है? बेसिक सारा कैलकुलेशन करने के लिए, और इसको बनाए थे। और ये स्पीड में स्लो था और टाइम भी कंज्यूम करता था, ठीक है? ये एक, देखिए ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर ना कहकर मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है? जो कि कैलकुलेशन करता था। ये इस तरह की एक डिवाइस थी, जो कि देखिए मैकेनिकल है। आज का कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रिकल है, तो ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल यानी कि जैसे देखिए बाइक जो होता है वो बाइक जो होता है, बाइक जो बनाते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं, तो वो उसमें लोहे का यूज किया जाता है, ठीक है? इस तरह से वो उसको मैकेनिकल कंप्यूटर के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ सालों बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद एक लेबनीज नाम के साइंटिस्ट हुए, जो कि जर्मनी के थे। एक जर्मन फिलोसोफर थे, जिनका नाम गोटफ्राइड विल्हेम लेबनिज था, ठीक है? वो भी एक कैलकुलेटर बनाए, ठीक है? इस तरह का कैलकुलेटर बनाए, लेकिन ये कैलकुलेटर जो था ना, इसी का एडवांस वर्जन था, ठीक है? मतलब जो पास्कल कंप्यूटर बनाए थे ना, पास्कल ने, वो अपना हर जब भी साइंटिस्ट खोज करते थे ना, तो वो अपने नाम पे ही वो रख देते। तो पास्कल कंप्यूटर में ही कुछ इम्प्रूव करके लेबनीज ने एक नया मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि पास्कल जो मशीन था ना, पास्कल कैलकुलेटर, उसी के अंदर इम्प्रूव करके ये बनाए थे। और इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो होता ही था, साथ में स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते थे, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ इसका एडवांटेज क्या था, ये देखिए जो पास्कल बनाए थे ना, वो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं था, ठीक है? वो पूरा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन लेबनीज जो बनाए थे ना, वो फर्स्ट मैकेनिकल सक्सेसफुल कैलकुलेटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है? कहा जाता है, ठीक है? और ये उसके कंपेयर में देखिए ये जो था ना, स्पीड में भी स्लो था, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन ये जो था उसके कंपेयर में ये फास्ट था, ठीक है? लेकिन टाइम तो कंज्यूम इसमें भी होता था, ठीक है? टाइम कंज्यूम इसमें भी होता था। ये टाइम का उसमें भी दिक्कत था, टाइम का इसमें भी दिक्कत था, लेकिन ये उससे फास्ट था, ऐसा याद रखना है, ठीक है? उसके बाद ये एक लेडी प्रोग्रामर है, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अब आते हैं, बात आता है 1833 का, ठीक है? 1833 का बात आता है, ठीक है? 1833 का बात आता है, जिसमें चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था। देखिए 1823 के अंदर ये एक कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किए थे। पहले कंप्यूटर इसका नाम नहीं था, ये नाम रखे थे डिफरेंस इंजन। ये 1823 में बनाना स्टार्ट हुए थे, जो कि कुछ टाइम बाद बनाते बनाते ये फेल हो गया, ठीक है? डिफरेंस इंजन जो बनाए थे वो फेल हो गया था। वो भी काउंटिंग के लिए ही बना रहे थे, कैलकुलेशन के लिए ही बना रहे थे, तो ये फेल हो गया था। इसके बाद 10 साल बाद ये एनालिटिकल इंजन बनाए, ठीक है? एनालिटिकल इंजन बनाए, और इसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट था। एक इसमें प्रोसेसिंग यूनिट था, जिसमें कि प्रोसेस करने के लिए
जो भी काम है उसको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया था। जिस प्रोसेसिंग यूनिट का पहली बार कोडिंग एक ये इंग्लिश मैथमेटिशियन और राइटर हैं, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है अगस्ता एडा लोवलेंस। ये फर्स्ट बार कोडिंग की थी। इनको फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो जो ये चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाए थे ना, उसी के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट थी, उसी का कोड सबसे पहले की थी, जिनका नाम एडा लोवेलेंस था, या फिर एडा अगस्ता बोल सकते हैं। ये फर्स्ट बार कोड की थी, तो इसीलिए इनको लेडी प्रोग्रामर का खिताब दिया गया था, ठीक है। इससे पहले कोडिंग का कभी चर्चा नहीं था, फर्स्ट बार यही शुरू की थी, ठीक है। और वो किसके लिए की थी? चार्ल्स बेबेज जब एनालिटिकल्स इंजन बना रहे थे, उसके लिए ये किया गया था। और चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं था। आज का जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है। अब पहले वाला जो ये कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? वो मैकेनिकल कंप्यूटर था, और उसी के बाद इलेक्ट्रिक कंप्यूटर आया है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे प्रोग्रामर हुए। आज अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे मार्क जकूबर्ग दिख रहे हैं, ये फेसबुक बनाए। इसी तरह से देखिए बिल गेट्स, आज हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेनिस रिची हैं, केन थॉमसन हैं, फिर ब्रेन कर्गिनन है। तो ये लिनक्स एक बनाए थे, एक सी बनाने वाले हैं, एक सी प्लस प्लस बनाने वाले हैं। इधर अगर आप देखते हैं तो ये ग्विडो वैन रसम है, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप किए थे। तो इस तरह से विश्व में बहुत सारे प्रोग्रामर हुए, लेकिन पहला प्रोग्रामर की बात करें तो पहला प्रोग्रामर कौन थी? एडा लोवेलेंस थी, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ। अभी तक हम लोग हिस्ट्री देखे 1800 से लेके, देखिए अभी हम लोग हिस्ट्री कहाँ तक देखे? हम लोग हिस्ट्री देखे 1833 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हम लोग हिस्ट्री देखे, ठीक है, 1833 तक, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे चेंजिंग हुए। वही चेंजिंग शुरुआत चेंजिंग आना हुआ शुरुआत यहाँ से 1940 से। तो देखिए, अब हम लोग इतिहास हम लोग देखें 1833 तक का। अब उसके बाद का इतिहास देखेंगे, जिसको कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इन जनरेशन में क्या था, इसको अभी हम समझेंगे। तो देखिए, 1833 के बाद आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1833 के बाद आईबीएम प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने मिलके इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और देखिए, ये याद रखिएगा कि पहली बार आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने मिलके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था। अब इसी को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर रखा गया है। तो देखिए, शुरू में हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या ऐसा था। देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइमिंग था 1946 से 1959 के बीच रखा गया है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ना इस तरह के वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब जो है, ये सब शीशे का बना होता था, और इसके अंदर से एयर निकाल देता था, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजे जाते थे, अंदर जिसके कारण जो शीशा जो है ना जल्दी हीट हो जाता था, और कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली शट डाउन हो जाता था, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता था? फ्रीक्वेंटली शट डाउन हो जाता था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शट डाउन हो जाता था, जिसके कारण हमको जिसके कारण हमको इसको कूलिंग रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। और उस कंप्यूटर में जो पहला कंप्यूटर था उसको हम दिखाएंगे, कुछ इस तरह का कंप्यूटर था। पहले जो था कंप्यूटर इतना बड़ा था, ये पूरा इतना बड़ा था ना कि एक रूम का जगह ले लेता था। ये 30 टन के बराबर होता था, ठीक है। और ये पोर्टेबल नहीं था, एक रूम लगेगा, ठीक है। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर होता था, क्योंकि हम अभी बताए कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे यूज होता था।
ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था और इस तरह का होता था, कांच का बना होता था, जिसमें से एयर निकाल दिया जाता था और इसमें इलेक्ट्रॉन भेजे जाते थे, जिसके कारण ये गर्म हो जाता था, जल्दी हीट हो जाता था। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे फर्स्ट कंप्यूटर पूछा जाए कि कौन था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन था, तो एनियक था। ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर उसका नाम था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे, आईबीएम ने बनाया था। ठीक है, आईबीएम ने आईबीएम हर जनरेशन के अंदर काम किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ना, ये आपको याद रखना है कि बहुत ही बड़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ा था। और लार्ज इलेक्ट्रिसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए था। कहा जाता है कि 1.5 लाख वाट इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता था। और इसमें थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। देख रहे हैं, एक रूम के बराबर है, ये देख रहे हैं, ये पूरा कंप्यूटर है जो कि एक रूम के बराबर है। ठीक है, और इसमें टाइम टू टाइम हमेशा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। ठीक है, कोई पूछता है कि हमेशा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता था। और यहाँ पे स्टोरिंग की फैसिलिटी भी थी, और इसको मोस्टली हर लोग यूज़ नहीं करते थे। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, इतना बात समझ लिए। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में, समझते हैं कि सेकेंड जनरेशन में क्या चीज़ें थी। देखिए, सेकेंड जनरेशन का टाइमिंग जो है 1959 से 1965 के बीच का है। और इस टाइम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स बंद हो यूज़ करना बंद हो गया था, इसलिए क्योंकि वो जल्दी हीट हो जाता था। और हमको एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था। ठीक है, इसके कारण हम लोग को लेस पावर लगता था, और साइज में भी इस तरह छोटा हो गया था। देखिए, इस तरह छोटा हो गया था, जिसके कारण एक कोने में इसको रखा जा सकता था, एक जितना एक अलमारी जितना एक जो अलमीरा है, उसका साइज उतना बड़ा हो गया था। और ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में फास्टर था। और देखिए, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो बोलिएगा कि ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का होता है। देखिए, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, इस तरह का होता है। और इनपुट के लिए, जैसे कि अभी इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज होता था ना, तो इसमें कीबोर्ड की जगह पंच कार्ड का यूज होता था, जिसमें देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, और ये फर्स्ट जनरेशन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यूज लेसर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिड नॉट हीट अप एज मच एज द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जैसा हीट नहीं करता था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स हटा दिए गए थे, इसलिए। ठीक है, और ये साइज में स्मॉलर था, और एक्यूरेसी में वो जो रिजल्ट देता था पूरा एक्यूरेट नहीं था, इसमें एक्यूरेसी इम्प्रूव हुआ था। और इसको अभी समझेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक भाषा का यूज किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, ये क्या होता है बाद में समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था, तो इसमें कूलिंग रिक्वायर्ड था। अ, ये भी हीट होता था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, फिर भी कूलिंग रिक्वायर्ड था। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता था, जैसे बिलिंग के लिए मोस्टली लोग यूज करते थे। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट था, कॉमर्शियल प्रोडक्शन संभव नहीं था, क्योंकि सबके लिए उपलब्ध नहीं था। इनपुट के लिए हम बता दिए पंच कार्ड का यूज होता था। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। देखिए, क्रांति यहीं से शुरू हुई, कंप्यूटर में क्रांति यहीं से शुरू हुई। ये टाइम था 1965 से 1971 के बीच। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। अब देखिए, आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर,
रजिस्टर, ठीक है, तीनों का बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को आपस में मिला दिया जाता है एक में, तो उसी को इंटीग्रेटेड, यानी कि सर्किट को जब एक साथ ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को मिला दिया जाता है तो उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट या उसको आईसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट रख दिए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे आपस में कंबाइंड रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का फर्स्ट टाइम यही इन्वेंट किए थे, ये साइंटिस्ट का नाम है, जिसके कारण कंप्यूटर साइज में स्मॉल हो पाया। ठीक है, और ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते थे, और इतने सारे आईबीएम ने हमेशा योगदान दिए हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग कंप्यूटर बनाए गए, ये एग्जाम्पल दिया गया है। और एडवांटेज में अगर हम बात करें तो स्मॉलर साइज हो गया था प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में, और मेंटेनेंस कॉस्ट पहले के टाइम ये लो था। ठीक है, और कैलकुलेशन में नैनो सेकंड का टाइम लेता था, ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। ठीक है, और ये यहाँ से जनरल पर्पस कंप्यूटर लोग अपने काम के लिए यहाँ से यूज में, थोड़ा सा प्रोडक्शन स्टेबल हो गया था तो ये लेने लगे थे। इसमें स्टोरेज की भी क्षमता अच्छी खासी थी। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड का आविष्कार हो चुका था, माउस और कीबोर्ड का यहाँ पे आविष्कार हो चुका था। तो की इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का सहारा लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, ये चीज़ें थर्ड जनरेशन में था जो कि हम समझा चुके थे। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। देखिए, तो फोर्थ जनरेशन में क्या है कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अब आपसे सवाल आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का क्या यूज होता है। तो देखिए, आपसे सवाल कोई पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि प्रोसेस के लिए हम अ, किसी डिवाइस के अंदर कोडिंग करते हैं, जिसके कारण वो चीज़ प्रोसेस हो पाता है। जैसे कि टीवी का रिमोट देखते हैं ना, जैसे में बटन प्रेस करते हैं टीवी ऑन होता है, या फिर एसी में बटन होता है जिससे ऑन हो जाता है रिमोट। तो ये देख रहे हैं, बटन पे कुछ कोड किया गया है कि ऑन करेंगे तो वो एसी ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर में, यानी कि प्रोसेस करने के लिए जब आप किसी चीज़ में कोड करते हैं, ठीक है, और वो आपके इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है, तो उसी चीज़ को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। देखिए, हर एक चीज़ में माइक्रो का मतलब छोटा, हर स्मॉल डिवाइसेस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया। ठीक है, आपका, आप जिस स्क्रीन में ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर अभी मौजूद है। ठीक है, तो उस टाइम इतने सारे कंप्यूटर बनाए गए थे अलग अलग टाइप के। देखिए, एप्पल टू भी बनाया गया था, तो अलग अलग लोगों ने इस तरह से बनाया, और माइक्रो प्रोसेसर इस तरह दिखता है। ठीक है, देखिए इस तरह का दिखता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये पावरफुल था। अब जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे उसके कंपेयर में, यहाँ पे अंदर लैपटॉप के अंदर फैन, लैपटॉप नहीं, जो अभी लैपटॉप की बात नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे हीट को बाहर निकालने के लिए फैन रखे गए। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर का बनने के बाद ही, माइक्रो प्रोसेसर बनने के कारण ही ये सारी चीज़ें फास्ट हो गए। अ, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ गई, हर लोग इसको यूज़ करने लगा। उसके बाद यहाँ पे हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया है था कोडिंग के लिए। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में कोडिंग के लिए हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। देखिए, हाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई सवाल करे तो देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना, उसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज जैसा एक लैंग्वेज बनाया गया जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि इंग्लिश के जैसा था, जिसमें कोड किया जाता है, तो इसी को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में था। ठीक है, और आज अब हम लोग जो यूज करते हैं, अब जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको फिफ्थ जनरेशन में रखते हैं।
ये टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, ठीक है? और इसमें देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर में अभी देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इंटीग्रेटेड सर्किट में बताया कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं। तो जो वीएलएसआई है इसमें 30,000 से ज़्यादा आपस में सर्किट एक साथ कंबाइंड रहते हैं, तो उसी को वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं अल्ट्रा लार्ज में 1 लाख से ज़्यादा सर्किट आपस में कंबाइन होते हैं, उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। देख रहे हैं 1 लाख सर्किट आपस में है, यानी कि बहुत मतलब छोटा हो गया, इसीलिए कि इतना मतलब इतना सर्किट आपस में कंबाइन हो गया एकदम एक साथ कि साइज छोटा हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपको याद रखना है। और अभी जो टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, जैसे कि अगर आपको अलार्म लगाना है तो आप अपने फ़ोन को बोल देते हैं कि गूगल असिस्टेंट आ गया है, जिसमें आप उसको सुबह के अलार्म लगाने के लिए डायरेक्ट बोल सकते हैं। या फिर कुछ भी, जैसे कि अभी हम एग्जांपल दें अगर गूगल असिस्टेंट का, जैसे कि अभी हमारे हाथ में फ़ोन है, अब अगर हम यहाँ से इसको बोलते हैं हेलो असिस्टेंट, हेलो असिस्टेंट। देखिए मैं ठीक हूँ, सुबह के अलार्म लगा दो। 7 बजे का अलार्म लगाना है। देखिए, तो इस तरह से हम अभी एग्ज़ाम्पल देके दिखाए कि किस तरह से आपके फ़ोन आपके पास ना भी है तो दूर से भी हेलो असिस्टेंट उसको बोलते हैं, तो वो समझ जाता है और आपके लिए काम कर देता है। जैसे कि अभी हम इसको बोलते हैं कि मैसेज भेजो, अ, गूगल असिस्टेंट मैसेज भेजो, एके को मैसेज भेजो। आप कैसे हैं? भेजना चाहते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से गूगल असिस्टेंट हमारा, हम आपको एग्ज़ाम्पल देके दिखाए कि गूगल असिस्टेंट किस तरह से हम उसको जो भी बोलते हैं, वो उसको काम कर देता है। तो आज जो है गूगल असिस्टेंट ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एक एग्ज़ाम्पल है, जो कि आज आपके कंप्यूटर में दे दिया गया है। तो इस तरह डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। यहाँ पे देखिए एक नैनो टेक्नोलॉजी नाम का वर्ड लिखा गया है। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसको मतलब एकदम नैनो, जिसको आप देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों से, उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसमें अगर आपको समझाएँ कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, तो देखिए अगर आपके बॉडी में कोई ऐसे सेल्स हैं, ऐसा पार्ट जो खराब हो गया है, तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आपके रोबोट आपके शरीर में भेजे जाएँगे एकदम सूक्ष्म, जो कि आप देख नहीं सकते अपनी आँखों से, तो वो सेल आपके जितने डैमेज सेल्स हैं उसको रिपेयर करके ठीक कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी का आज यूज़ हो रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन का हमें अभी एग्ज़ाम्पल दे दिए। तो ये सारा 5th जनरेशन के कैटेगरी में रखा गया है और आज तो आप जान ही रहे हैं कि हर एक आदमी अ, अपना लाइफ़ में यूज़ कर रहा है, ठीक है? ठीक है? हर एक लोग अपना यूज़ कर रहा है ग्राफ़िक्स बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, हर जगह जिसको नीड हो रहा है वो अपने हिसाब से कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें थी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। अब एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको हम समझा दें, यहाँ से हम थोड़ा इसको इरेज़ कर देते हैं। अ, देखिए, अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे पाँचों जनरेशन के अंदर जो 5 जनरेशन हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाएँ, इसमें क्या चीज़ें थी, एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं फिर से। यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में 90 40 से 90-50 के बीच रखा गया है। देखिए ये एग्ज़ैक्ट टाइमिंग कोई नहीं है, ये बस माना गया है।
इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था और सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसमें कोडिंग के लिए मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ था। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए कंप्यूटर जो हमारा है वो 0-1 समझता है। 0-1 को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है? बाइनरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं बीआई का मतलब 2 होता है, ठीक है? या फिर बाई डायरेक्शनल होता है ना, उसका भी मतलब 2 होता है, बाई डायरेक्शन। जो बीआई जैसे बाइसिकल, ये सारा बीआई से शुरू होता है, बीआई का मतलब जो 2 चीज़ों से बना होता है ना, उसी को बाइनरी बोलते हैं। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर थे, उसके अंदर कोडिंग के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। बाइनरी का मतलब होता है 0-1, ठीक है? 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। इसी को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था और मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज भी बनाए गए थे। तो असेंबली लैंग्वेज में 0-1 नहीं था, 0-1 में कोड करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज बनाया गया था, जिसमें सारी चीज़ें निमोनिक्स के बेस पे थे। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो ऐड है। किसी रजिस्टर के अंदर देखिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये दिक्कत थी ना कि आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए तभी असेंबली लैंग्वेज सीख सकते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कोड जो किया गया था ना मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में किया गया था, ठीक है? तो उसके बाद सेकंड जनरेशन में आपको बताया ये टाइमिंग है और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और इसमें फोटन और कोबोल जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। फोटन और कोबोल दोनों हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको बताया कि जो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज था उसके बाद मशीन लैंग्वेज में सारा चीज़ 0-1 में होता था, इसीलिए उसके बाद असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में दिक्कत थी कि जिसको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है ना वो असेंबली लैंग्वेज नहीं सीख सकता था, तो उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के जैसा था जिसमें हर लोग समझ सकता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज बनने के बाद सेकंड जनरेशन में कोडिंग के लिए यहाँ पे फोर्टन जिसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, तो ये सब यूज हुआ था। फोटन और कोबोल। उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगे। बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को आपस में मिला देते हैं तो उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट समझ गए। थर्ड जनरेशन के अंदर पास्कल और फोटन, फोटन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये दोनों लैंग्वेजेज का यूज किया गया था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है आप प्रोसेस करने के लिए कोडिंग करते हैं, ठीक है? कोड करते हैं, तो इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर आज के हर एक डिवाइस के अंदर यूज होता है। इसके अंदर स्पेस की अच्छी खासी समस्या सुलझा दी गई थी। स्पेस के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे आ गए थे, ठीक है? और आज का फ्यूचर तो आपको बता दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम आपको एग्जांपल दें तो कुछ टाइम बाद अभी हम कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहे थे, जो नोकिया के फाउंडर जो थे वो बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपके अ, हाथ में ही फ़ोन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? फ़ोन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो, ऐसा मतलब हम कहीं पढ़े थे कि आप जो रात में सपना देखते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अ, आने वाले टाइम में फ्यूचर में होंगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का इतिहास क्या था, ठीक है? तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं अभी, वो बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के आज का जो कंप्यूटर है उसमें क्या ख़ासियत है, ठीक है? तो देखिए आज का कंप्यूटर स्पीड में बहुत अच्छा है, वो रिज़ल्ट एक्यूरेट दिखता है। डिलिजेंस का मतलब होता है कि अ, देखिए डिलिजेंस का मतलब अगर आप को हम समझाएँ तो डिलिजेंस का मतलब होता है कि वो बिना रुके काम कर सकता है। वर्साटिलिटी है, अलग-अलग टास्क ये खुद कर सकता है अकेले। स्टोरेज की इधर काफ़ी अच्छी क्षमता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है टास्क को बहुत फ़ास्टली परफ़ॉर्म कर सकता है। कि
कोई इंसान का इसमें इंसान का मुकाबला देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर सकता है इंसान के मुकाबले, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर को तो इंसान ही ने बनाया है ना, तो अ, बस यहाँ पे ये मान लीजिए कि कंप्यूटर से जल्दी ये काम कर पाता है, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये जल्दी सॉल्व कर देता है। उसके बाद एक्यूरेसी में ये 100% एक्यूरेसी देता है। जैसे इंसान अगर जब कैलकुलेशन करता है तो हो सकता है कि इधर-उधर हो जाए, लेकिन आपको एक कहानी बता देते हैं। एक वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह थे जो कि बिहार से थे। तो जब एक कहानी है कि नासा का कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया था, तो उस समय ये खुद मतलब कैलकुलेशन जब किए थे विदाउट कंप्यूटर, तो जब कंप्यूटर ठीक हुआ था तो बाद में कंपेयर किया गया था वशिष्ठ नारायण सिंह के कैलकुलेशन को और नासा के कंप्यूटर को, तो दोनों एकदम एक्यूरेट था। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया, तो इंसान से एकदम एडवांस नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि जो जो आपको बनाया है वो हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है? उससे आप बड़ा नहीं बन सकते। इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर बिना रुके काम कर सकता है। वर्सा वर्साटिलिटी का मतलब ये है कि ये बहुत सारे काम को सिंगल टाइम में कर सकता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप चला सकते हैं एक साथ, ऑडियो भी सुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि गाना सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे काम एक टाइम में कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी कितना भी 1 टीबी 2 टीबी जितना स्टोर करना चाहते हैं, ये सारा फैसिलिटी आजकल उपलब्ध है। तो ये आज का कंप्यूटर के बारे में था। अब हम थोड़ा समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब आप काम करना चाहते हैं तो वो कैसे काम करता है? देखिए, कंप्यूटर हमेशा डेटा पे काम करता है। डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब ये है कि जैसे कि देखिए कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर लेते हैं जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, नंबर, कुछ भी स्टोर करना है तो उसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक डेटा का मतलब समझिए, डेटा कंप्यूटर में सब कुछ डेटा के ऊपर ही काम होता है। तो डेटा का मतलब क्या होता है? देखिए, डेटा का मतलब होता है कि जो ऑडियो, वीडियो, इमेज ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब को ही डेटा बोलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, देखिए, डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ, ठीक है? कहीं मर्डर हुआ, तो देखते हैं वो जहाँ मर्डर होता है जो अ, वहाँ पे पुलिस आता है तो वहाँ पे वो फ़ोटो कैप्चर करता है। उसके बिहाफ़ पे वो फ़ोटो इसलिए कैप्चर करता है ताकि इस फ़ोटो के बिहाफ़ पे वो डिसीज़न ले पाए, आस-पास के लोगों से डेटा कलेक्ट करता है। इस तरह से वो काफ़ी सारी चीज़ अलग-अलग चीज़ें कलेक्ट करके वो कैसे ये मर्डर हुआ है इस बात को एनालिसिस करके वो रिज़ल्ट तक पहुँचता है। तो डेटा का मतलब जो है कि इमेज भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर डेटा का मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो डेटा इस तरह है और कंप्यूटर हमेशा डेटा को प्रोसेस करता है। जब भी आप कीबोर्ड से जैसे अभिषेक प्रेस करते हैं, ए बी प्रेस करते हैं, कुछ भी प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि कंप्यूटर ए को अपनी अंदर वो प्रोसेस करके समझता है। कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम लगा है कि हर एक चीज़ को जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे जो भी करते हैं। तो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर आज भी सिर्फ़ 0-1 समझता है। कंप्यूटर को एक ही भाषा आता है, 0-1। तो वो जो भी आप कीबोर्ड की मदद से प्रेस करते हैं ना, उसको 0-1 में कैलकुलेट करके ही समझता है। ठीक है? कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। अब समझते हैं कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो उसी को इनपुट बोलते हैं। जैसे कि गाना प्ले करना है, तो माउस की मदद से या फिर कीबोर्ड की मदद से आप प्रेस करते हैं, तब जाके गाना प्ले होता है। तो इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा देना और डेटा देने के लिए आप माउस या कीबोर्ड का सहारा लेते हैं।
तो जो माउस या कीबोर्ड है ना, उसको इनपुट डिवाइस बोला गया है, और जो माउस और कीबोर्ड के सहारे डेटा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, और इनपुट माने समझे, इनपुट यानी कि डेटा देना कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डिवाइस जिसके सहारे डेटा कंप्यूटर को दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो डेटा कंप्यूटर को दिया जा रहा है, और वो डेटा के बिहाफ पे वो एनालिसिस करके, प्रोसेस करके जो डेटा आपको दिखाता है, जैसे कि गाना सुनना चाहते हैं तो आखिर में गाना दिखाता है ना, तो वो मॉनिटर पे प्ले होता है। तो मॉनिटर एज ए आउटपुट डिवाइस है, और जो आप डेटा देखना चाहते हैं, गाना प्ले करना चाहते हैं, तो वो आप गाना प्ले होना एक डेटा है, वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो एक डेटा है। तो वो डेटा जिस डिवाइस पे दिख रही है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका टेक्स्ट कोई फाइल है, तो प्रिंटर से प्रिंट करेंगे ना, तो वो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। उसी तरह से स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हुआ, जैसे कि ईयरफोन, जिसमें आप बात करने के लिए भी यूज करते हैं, गाना सुनने के लिए भी यूज करते हैं। तो जो ईयरफोन है, ईयरफोन आउटपुट और इनपुट दोनों, आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, ठीक है। जैसे ये हेडफोन है जिसमें सिर्फ गाना सुन सकते हैं, और अगर आवाज़ भी जाता है, बात भी कर सकते हैं, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होगा। प्रोजेक्टर को अगर बात करें, तो प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है किसी इमेज और वीडियो को दीवार पे, ठीक है, या फिर पर्दे पे, वाइट पर्दे पे। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको याद रखने हैं। देखिए, उसके बाद हम प्रोसेसिंग की थोड़ी बात करते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए, जब भी आप कीबोर्ड से, ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड से जब भी आप कुछ प्रेस करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 करना है, तो ये प्रेस किए, तो सबसे पहले 2 प्लस 3 कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, उसके अंदर जाता है, ठीक है। और सबसे पहले 2 प्लस 3 को एक मेमोरी मिलता है। मेमोरी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, जो कि आप जितना भी डेटा देते हैं, मतलब ये टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे आप रात में सपना देखते हैं ना, तो वो टेम्पररी स्टोर होता है, सुबह होता है तो भूल जाते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक टेम्पररी मेमोरी होता है, कि जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो सबसे पहले मेमोरी दे 2 प्लस 3 प्लस 5 किए, तो 2 प्लस 3 मेमोरी मिलेगा, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 5 फिर होगा, तो ये 10 हुआ, तो 10, ये ये 10 प्रोसेस होना, ये सारा काम सीपीयू के अंदर बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं, जो कि कैलकुलेशन करके दिखाता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोसेसिंग क्या होता है, तो देखिए, आपको बोलना है कि जब भी आप इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को डेटा देते हैं, और वो डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो डेटा प्रोसेस होता है, तो ठीक है, तो वो सीपीयू सीपीयू के अंदर बहुत सारी ऐसी सिस्टम होती है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। वो किस तरह प्रोसेस करता है, तो देखिए, सीपीयू के अंदर जैसे आप लैपटॉप को जब खोलेंगे ना, तो आपको इस तरह का एक बोर्ड दिखेगा, इस तरह का आपको एक बोर्ड दिखेगा। इस बोर्ड के अंदर इस बोर्ड के अंदर ही सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड एक यहाँ पे टर्म लिखा गया है कि मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड से जितने सारे सॉकेट होते हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो और मदरबोर्ड के अंदर ही सीपीयू होता है। सीपीयू का देखिए मतलब, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू का मतलब क्या होता है, तो देखिए, सीपीयू का मतलब होता है, जैसे कि हमारा दिमाग है ना, जो कि सारा चीज़ कंट्रोल करता है, तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो होता है, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। जो कि सारे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क होते हैं, वो सीपीयू ही मैनेज करता है, ठीक है। और सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही, ठीक है, कहीं इंस्टॉल्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये सीपीयू है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सारा क्या होता है, इसको समझिए। देखिए,
सबसे पहले इनपुट जो देते हैं ना, वो कहाँ जाता है, सबसे पहले वो स्टोर होता है, तो वो मेमोरी यूनिट में होता है। मेमोरी यूनिट में कई सारे रजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है? स्टोर करता है, उसके बाद उस चीज़ को प्रोसेस होता है, ठीक है? प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस कौन-सा चीज़ कब प्रोसेस होगा, सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर देखिए कंट्रोल करता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप खड़े होके खड़े हैं, फिर चलना स्टार्ट किए, फिर दौड़ना स्टार्ट किए मान लीजिए। दौड़ते हुए आपके पैर में कुछ काँच या फिर कुछ चुभ गया, तो देखते हैं हमारा दिमाग डायरेक्ट पैर के पास चला जाता है। तो कंट्रोल करने का काम हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, तो उसी तरह से कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम है कंट्रोल यूनिट, जो कि हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है? अ, और यहाँ पे हम प्रोसेस की बात वो कर रहे हैं, तो प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए प्रोसेस का मतलब है होता है ना कि प्रोसेस करना। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 आपका दिमाग प्रोसेस करके 5 बताएगा। इसी तरह 21 और 2 प्रोसेस करने के लिए बोले तो 23 बोलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से दें तो 12 दूनी 24 और 22, ठीक है? तो इस तरह से आपका दिमाग पहले इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा, तो इस तरह से कंप्यूटर को के अंदर भी इसी तरह से प्रोसेसिंग होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना फास्ट होगा, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होते हैं जो कि टास्क को प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर जितने आपके कंप्यूटर में अच्छे होंगे, अभी प्रोसेसर i3 इंटेल ने कई सारे प्रोसेसर बनाए हैं, i3, i5, i7, तो जो भी प्रोसेसर होगा आपका, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, ठीक है, i7 है तो वो आपके टास्क को जल्दी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? तो आपको क्या समझना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितने चीज़ें होती हैं, एक मेमोरी यूनिट होता है जो कि जितने भी आप इनपुट देते हैं वो सारा मेमोरी यूनिट में जाता है। और मान लीजिए आप 2 प्लस 3 प्लस 7 दिए हैं, तो ये कैलकुलेशन का काम है ना, तो ये कैलकुलेशन पहले इनपुट से डेटा देंगे तो पहले मेमोरी में जाएगा, उसके बाद ये कैलकुलेशन करने वाला काम है। तो सीपीयू के अंदर ही एक अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक यूनिट, जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है? और ये परफॉर्म करके आपको आउटपुट देता है। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का काम है, लॉजिक से रिलेटेड अगर कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो इसका यूज होता है, ठीक है? इस तरह से ये सारी चीज़ें हम आपको समझा दिए कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर जो है तरह की कंप्यूटर के अंदर कई तरह की यहाँ पे मेमोरी होती है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, टेम्पररी मेमोरी होता है, ठीक है? जो कि बस वो स्टोर करता है और काम करता है, काम खत्म। जैसे रात में हम लोग सपना देखते हैं ना, भूल जाते हैं सुबह में, तो ये टेम्पररी मेमोरी में हमारा स्टोर होता है। हमारे माइंड के अंदर ही 2 पार्ट होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो चीज़ों को हमेशा याद रखता है, कॉन्शियस माइंड भूल जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी 2 तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी, जिसको कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो जो आपका कंप्यूटर के अंदर एक रैम होता है, जिसको देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक रैम और एक रोम, ठीक है? तो देखिए कंप्यूटर के अंदर 2 प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक रैम और एक रोम। तो सबसे पहले रैम को समझते हैं, रैम क्या होता है? देखिए रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए गाना सुनना है तो एमएक्स प्लेयर ओपन किया अपने फ़ोन में, तो वो एमएक्स प्लेयर ऑन हुआ, उसके बाद वो गाना आप सुने। तो ये सब ऐप जब भी कोई चलाते हैं ना, यूज़ करते हैं ना, तो वो सारा अ,
जब भी कोई ऐप आप ओपन करते हैं तो उसको संभालने का काम रैम करता है। आप देखिए, आपको दूसरे शब्दों में समझाते हैं कि रैम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप में एमएस वर्ड खोल के और काम कर रहे हैं, और अचानक से क्या हुआ कि आपका लैपटॉप का बैटरी ख़त्म हो गया और बंद हो गया, और आपको एमएस वर्ड सेव नहीं किए थे। तो क्या होता है कि वो फाइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखिए, रैम को याद रखिएगा, रैम आपसे पूछेगा कि रैम क्या करता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो उसको उस टाइम ही सिर्फ याद रखने का काम रैम करता है। रैम टेम्पररी चीज़ों को स्टोर करता है, ये परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ठीक है? जैसे कि आप अभी एग्जांपल दिए ना, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और उसको सेव नहीं किए, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, तो वो फाइल गायब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रैम चीज़ों को एट ए टाइम याद रखिएगा कि प्रोसेस करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि ये जब जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो उसको मेमोरी चाहिए होती है। तो टेम्पररी मेमोरी के रूप में रैम का यूज़ होता है चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? इस तरह से रैम के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद रोम है, ठीक है? तो देखिए, रोम का काम है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर टेम्पररी नहीं होता है, इसके अंदर डेटा जो होता है परमानेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर डेटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए फ्रिज का एग्जांपल नहीं लेते हैं, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन में अगर हम बात बताएं, वॉशिंग मशीन में अगर आप वॉशिंग मशीन कभी यूज किए होंगे, तो देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में लाइट कटता है, तो मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना के लिए रखे हैं, कपड़े धोने के लिए, ठीक है? कपड़े धोने के लिए, तो मान लीजिए 4 बार, ये 4 बार चक्कर लगाए, 1, 2, 3 4 बार चक्कर लगाया और लाइन कट गया। तो अगला बार जब लाइट आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं कि शुरू से फिर से चक्कर लगाना शुरू करेगा। 4 बार वो चक्कर लगा चुका है ना, तो फिर वो घूमने का काम जितना बार लेता है उतना ही बार घूमेगा। जैसे कि वो 8 बार में या 20 बार में कपड़ा साफ कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइन कट गया है, 10 बार चल के लाइन कट गया है तो फिर से वो 10 बार लाइन आएगा तो 10 फिर 1 से शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो यही सब अ, ये रैम का ख़ासियत है, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये रैम में ऐसा होता है। रैम में चीज़ें परमानेंटली स्टोर होती है, ठीक है? और आपको ये भी याद रखना है कि रैम के अंदर जो डेटा होता है, वो हम परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है? अ, और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों का मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक बटन होता है जिससे पावर ऑन और ऑफ होता है, पावर ऑन और ऑफ होता है, ठीक है? पावर और ऑन ऑफ होता है। तो ये बटन देखते हैं, जब क्लिक करते हैं तो वो पावर ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। इसका और कोई काम नहीं है, पहले से रोम ऐसा होता है ना कि रोम में चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी गई होती है, ठीक है? वो आप उसको अपने मन से चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? तो रोम में आपको ध्यान रखना है कि रोम में चीज़ें परमानेंटली सेव होता है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल, जो कि जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो इसको रोम की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है? रोम के अंदर कंपनी जब भी रोम बनाती है तो डेटा पहले से इसको जो काम है वो करवा के देती है, ठीक है? तो रैम और रोम में डिफरेंस समझिए कि रैम जो है टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा, और रोम परमानेंट, जो कि कंपनी से पहले ही से भेज दिया जाता है कि क्या काम है। ये एमबी में स्टोर करता है, ये जीबी में स्टोर करता है। ये वोलेटाइल होता है, जो कि बदलाव हो सकता है, चेंज किया जा सकता है, ये चेंज नहीं किया जा सकता है। ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए होता है, स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि मतलब प्रोसेस के लिए, मतलब डिफाइन कर दिया गया है कि इसका काम क्या है, तो वो उस काम के लिए यूज होता है। ये फास्टर है, ये स्लो है, ठीक है? उसी तरह से प्राइमरी मेमोरी को हम लोग समझे कि टेम्पररी स्टोर करने के लिए चीज़ों को यूज होता है प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन
हमारा पास अगर डेटा है तो उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एसएसडी के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। एसएसडी फास्टर होता है कंपेयर में एसडीडी के। तो आप डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, एसएसडी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, चिप है सैंडिक्स का, ये सब का आता है तो वो सब का यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में यही होता है कि चीज़ें परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी। यूनिट ऑफ मेमोरी में देखें क्या होता है। यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, जैसे कि हम लोग दूध है, मान लीजिए दूध है तो उसको किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। पानी को भी लीटर में मापते हैं, पेट्रोल को भी लीटर में मापते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर मापने के लिए, मेमोरी को मापने के लिए हम लोग एमबी और जीबी में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अगर यहाँ पे 4 बीट्स बराबर एक निबल होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर 8 बीट माने 8 छोटा छोटा बीट में एक बाइट होता है। और देखिए, जैसे कि अगर आप नोटपैड के अंदर गए, ठीक है, नोटपैड के अंदर जाएंगे और नोटपैड में ए लिख के और सेव करेंगे तो उसका साइज चेक करेंगे ना, तो एक बाइट होगा, ठीक है। यानी कि एक कैरेक्टर को एक बाइट होता है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। इसी तरह याद रखना है कि एक बीट का मतलब होता है, एक बीट यानी कि बाइनरी डिजिट। तो एक बीट में एक बीट को एक बाइनरी डिजिट बोला जाता है। और 8 बीट मिलने के बाद एक बाइट बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। 224 बाइट होता है तो 1 KB होता है। 224 KB का 1 MB होता है, जिसको मेगाबाइट बोलते हैं। और 224 मेगाबाइट का मतलब होता है 1 GB, ठीक है। और 224 GB बराबर 1 TB, 224 TB बराबर 1 पेटाबाइट। इसी तरह से जेटाबाइट भी होता है। बहुत तरह के और भी हैं, इतना ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। हम लोग शुरू से लास्ट तक कंप्यूटर, जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था तो हाथ से काउंट करते थे। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट ने मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें दिए, जैसे कि एबेकस था, फिर पास्कल आया, फिर लेबनिज कंप्यूटर आया, फिर प्रोग्रामर ने फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर एडा अगस्ता थी, जो कि एनालिटिकल इंजन के लिए कोड की थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में समझ लिए। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।